मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 18 जून 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड फैक्ट के भी डिस्कशन करते हैं। तो आप डेली यह सेशन देख सकते हैं रोज़ सुबह 6 बजे। दोस्तों, तो डेली यह सेशन आप फॉलो करिए। अगर आपको लगता है कि हम डेली फॉलो नहीं कर सकते हैं तो मात्र 21 दिन 21 डेज रेगुलरिटी बना के देखिए दोस्तों। फिर आपको यह सेशन खुद प्रिय लगने लगेगा, क्योंकि यह सेशन हर एक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जिस भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएसआई, आगे आने वाली बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती है, यूपी टेट, सी टेट, आपको पता है सुपर टेट है दोस्तों, पीजीटी, टीजीटी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेखपाल, एमपी टेट, हर एक स्टेट के लिए यह सेशन इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सेशन शेयर भी करिएगा, लेकिन पहले लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप ये सेशन शेयर कर पाएँ। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों, यह होम इन द वर्ल्ड पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा दोस्तों? अमर्त्य सेन द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, अमित सेन नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, यह बात आप याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे नोबेल पुरस्कार की बात हुआ है तो नोबेल पुरस्कार के बारे में हम सब कुछ बताते हैं आपको। सबसे पहली बात आप यह चीज़ याद रखेंगे, होम इन द वर्ल्ड जो यह पुस्तक है यह वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म जो हुआ था 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में ही वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे, जिसने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। स्वीडिश के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही यह पुरस्कार के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयतनामा, वसीयतनामा होता है मरने के बाद जो लोग वकील के पास जमा करके जाते हैं, जब उसको वहाँ के लोग ने पढ़ा तो बाद में पता चला कि वह वसीयतनामा में यह लिखे थे साफ साफ कि जब हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारे जितने भी संपत्ति हैं वह एक पुरस्कार के रूप में पूरे वर्ल्ड में दिया जाए। यह नहीं कि केवल स्वीडिश या फिर स्वीडिश कंट्री के लिए केवल नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में जो भी अच्छा काम हो, वो अच्छे काम 6 फील्ड में है। तो 6 फील्ड का नाम बताइए, यानी कि नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है 6 फील्ड में दिया जाता है। 5 फील्ड में तो तभी शुरुआत हो गया था, यानी कि 1901 से ही शुरुआत हो गया था। कौन कौन से? भौतिक के नोबेल पुरस्कार, रसायन के नोबेल नोबेल पुरस्कार, साहित्य का पुरस्कार और अर्थशास्त्र का पुरस्कार और शांति का पुरस्कार। ये तभी स्टार्ट हो गया था जब इनका डेथ हुआ, मतलब कि 1901 से। लेकिन बाद में 1969 में, यानी कि 1967 में यह पुरस्कार बना, जिस पुरस्कार का नाम है अर्थशास्त्र। यह तैयार हुआ, मतलब इसको दिया जाना स्टार्ट हुआ, इसका गठन हुआ और इसका दिया जाना स्टार्ट हुआ 1969 से। दोस्तों, यह बात याद रखेंगे, है ना। अगर हम बात करें पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला तो बता देंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। कब मिला था तो बता देंगे 1913 मिला था। 1913 में किस लिए मिला था तो बता देंगे काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए इनके मिला था दोस्तों। अगर बात करें सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट जिसको भौतिक के फील्ड में पुरस्कार मिला तो बता देंगे सीवी रमन। दोस्तों, इनको 1930 में मिला था यह पुरस्कार, याद रखेंगे, रमन प्रभाव के लिए। तीसरा हरगोविंद खुराना को मिला था दोस्तों 1968 में। चौथा मदर टेरेसा, यह पहली महिला है दोस्तों, याद रखेंगे, नोबेल पुरस्कार पाने वाली 1979 में। और 1980 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है दोस्तों, शांति के लिए मिला था इनको। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर दोस्तों, इनको 1983 में मिला था। अमर्त्य सेन को 1998 में, जो यहाँ पे यह बुक लिखे हैं होम इन द वर्ल्ड दोस्तों, याद रखेंगे। वीएस नायपाल की बात करें तो 2001 में इनको मिला था दोस्तों। वेंकट रमन रामकृष्ण जी को मिला था दोस्तों 2009 में, याद रखेंगे। कैलाश सत्यार्थी दोस्तों 2014 में पाए थे। और पाकिस्तान के मलाला यूसुफजाई के साथ इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। अगर बात करें गांधी जी को भी दोस्तों नोबेल पुरस्कार के लिए नवाजे जाने के लिए नामित किया जा चुका था। कितनी बार बताएंगे? 5 बार, 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में दोस्तों, लेकिन दिया नहीं गया। इतनी बात आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? दोस्तों, यह जो होता है आपका 4 टेनिस ओपन होता है, हर साल होता है। ये चारों, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, इसके बाद विंबलडन होगा, फिर यूएस होगा। ये चारों जब हो जाएंगे तो इस पर हम सेपरेट वीडियो एक बना देंगे आपके लिए, लेकिन आप लोग डेडिकेट होंगे तब, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फिर तब दोस्तों। लेकिन जो यह पुरस्कार हुआ इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल में बात करें तो किसने जीता है तो बता देंगे नोवाक जोकोविच। किसने? जो तो नोवाक जोकोविच ने यह खिताब जीता है दोस्तों, याद रखेंगे। नोवाक जोकोविच का दोस्तों यह 19वें यह पुरस्कार है, मतलब 19वें नंबर का यह ग्रैंड स्लैम यह जीते हैं दोस्तों। अगर बात करें
सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो बता देंगे रोजर फेडरर और राफेल नडाल, इन दोनों लोगों ने 20-20 बार जीत हासिल की हुई है। यानी कि सिर्फ एक कदम नोवाक जोकोविच इन दोनों लोगों से दूर हैं दोस्तों, याद रखेंगे। अगर महिला एकल की बात करें दोस्तों, तो बता देंगे महिला एकल में जो फ्रेंच ओपन 2021 जीती हैं, कौन जीती हैं? तो बता देंगे बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है। तो बता देंगे कहाँ के हैं? तो बता देंगे चेक गणराज्य के हैं। और जो नोवाक जोकोविच हैं दोस्तों, ये कहाँ के हैं? तो बता देंगे सर्बिया के हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? मतलब कौन सा एप्लीकेशन आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो आप बता देंगे यह एप्लीकेशन दोस्तों नमस्ते योग है। आपको पता है 21 जून को, आने वाला 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। आगे आने वाला जो आपका 21 जून है, हर साल जो मनाया जाता है, भारत द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। तो इस साल भी यह मनाया जाएगा दोस्तों बड़े धूमधाम से, आपको पता होना चाहिए। तो इसी के लिए कह लीजिए, इसी एप्लीकेशन के लिए दोस्तों ये लॉन्च किया गया है नमस्ते योग। मतलब इस दिन के लिए नमस्ते योग लॉन्च किया गया है, जिससे कि आम जनता को योग के लिए बढ़ावा दिया जा सके दोस्तों, याद रखेंगे। अब आयुष मंत्रालय ने 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक शुरुआती कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थापन या फिर संस्थान के सहयोग से स्थापित किया गया दोस्तों, याद रखेंगे। इतनी बातें आप यहाँ से अगर बात करें दोस्तों, केंद्रीय विषय क्या है इस सम्मेलन का? केंद्रीय विषय क्या है? तो बता देंगे दोस्तों बी विथ योगा, बी एट होम। इसको आप याद रखेंगे। आयुष मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं दोस्तों, कौन है? तो बता देंगे श्रीपद यसो नाइक। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत का कौन सा गांव पहले स्थान पर है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह बता देंगे व्यान गांव। व्यान गांव कहाँ पड़ता है? व्यान गांव की बात करें तो व्यान गांव कोविड-19 टीकाकरण के मामले में 18 प्लस जो टीकाकरण हो रहा है दोस्तों ना, 18 प्लस, पहले 45 प्लस हो रहा था, फिर उसके बाद 18 प्लस होने लगा। तो 18 प्लस और 45 प्लस दोनों की बात कर रहे हैं। दोनों में वयस्कों को जो टीकाकरण हुआ है, यह गांव पूरा टीकाकरण हो गया, मतलब कि पूरा इस गांव में सबको टीकाकरण लग चुका है जो 18 प्लस हैं। यह गांव दोस्तों कहाँ पर है? तो बता देंगे बांदीपोरा। बांदीपोरा एक जिला है दोस्तों। बांदीपोरा एक जिला है, कहाँ का? बता देंगे जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है बांदीपोरा जिला। तो जम्मू कश्मीर का ये बांदीपोरा जिला है दोस्तों। जो जम्मू कश्मीर है पहले राज्य था, लेकिन 5 अगस्त 2019 से एक तरह से यूटी बन गया। इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में इस समय अगर देखा जाए तो 22 जिले हैं, 22 जिले जम्मू कश्मीर में। लेकिन पीओके वाला पॉइंट अगर ले लें, पीओके वाला, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो 28 जिले हो जाते हैं, क्योंकि जो 6 जिले हैं पीओके में हैं। तो पीओके वाला पूरा क्षेत्र हम अपना ही मानते हैं, तो 6 जिले प्लस 22 जिले, 28 जिले। और जो एक लद्दाख बना है उसमें 2 जिले हैं दोस्तों। कौन कौन से? कारगिल और लेह। लेह जो है लद्दाख का कैपिटल है दोस्तों, याद रखेंगे। और आपके लद्दाख में ही हेमिस नेशनल पार्क है। पहले वह जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब कहाँ चला गया दोस्तों? बता देंगे लद्दाख में चला गया दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है दोस्तों? तो बता देंगे सुपरस्टार अक्षय कुमार जी को दोस्तों। मतलब कि माई लैब ने, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी 2030 में शुक्र के लिए एनविजन मिशन लॉन्च करेगी दोस्तों? तो बता देंगे दोस्तों कौन स्पेस एजेंसी है? ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये दोस्तों ईयू है। यूरोपियन यूनियन का जो संगठन चलता है, जिसमें कि 19 देश हैं, 19 कंट्री हैं, 19 कंट्रियों को मिला के यू बना है। तो यू का यह पूरा कह लीजिए स्पेस एजेंसी है। जैसे कि भारत का इसरो है, और अमेरिका का नासा है, और जापान का जाक्सा है। इसी तरह यू का यूरोपियन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में दोस्तों, है ना, याद रखेंगे ब्रुसेल्स में है। और उसका स्पेस एजेंसी ईएसए ने दोस्तों यह शुक्रयान लॉन्च किया, जिसका नाम है एनविजन। एनविजन याद रखेंगे, जो कि 2030 तक अपना विचरण करेगा, वहां पे जाके पहुंचेगा दोस्तों। ईएसए अब शुक्र यानी कि वीनस का अध्ययन करने के लिए अपनी जांच विकसित कर रही है दोस्तों, ताकि ग्रह के आंतरिक कोर से ऊपरी वायुमंडल तक के समग्र दृश्य को देखा जा सके दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। यह मिशन संभवतः 2030 तक शुरुआती में यह पूरा कर लिया जाएगा। ये इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं 2030 तक दोस्तों, ये भूलेंगे नहीं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आने के पूरे चांस हैं। अगर बात करें दोस्तों यह क्या जांच करेगी वहाँ पे जाके, तो सबसे पहला याद रखेंगे, सबसे पहले याद रखेंगे दोस्तों, यह निर्धारित होगा, सबसे पहले यह निर्धारित किया जाएगा कि सूर्य के रहने योग्य क्षेत्र में रहते हुए भी शुक्र और पृथ्वी इतने अलग अलग तरीके से क्यों दिखते हैं, क्यों विकसित हैं।
और दूसरी बात यह है दोस्तों, ईएसए जो है नासा के योगदान से, नासा के सहयोग से ये मिशन पूरा करेगा। और तीसरी बात यह है, सतह संरचना और कह लीजिए कि बहुत सारे अध्ययन वह करेगा, वहाँ पे जाके गैसेस का अध्ययन करेगा, रहने योग्य जल का अध्ययन करेगा, वहाँ पे होगा तो हाइड्रोजन का अध्ययन करेगा, है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अध्ययन होगी। दोस्तों अगर बात हुआ है यहाँ पे शुक्र का, तो शुक्र को ही हम कहते हैं भोर का तारा, शाम का तारा, चमकता हुआ स्टार, है ना, पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन, क्योंकि यह जो है पृथ्वी के बिल्कुल सेम साइज का, मतलब रेडियस बिल्कुल समान है, ये बात याद रखेंगे। पूरे अगर ग्रहों में देखें, 8 ग्रहों में दोस्तों, ये छठे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, इतनी बात याद रखें। इनर में अगर इनर ग्रहों की बात करें, इनर ग्रह का मतलब सबसे पहले बुध है, शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, यहाँ पे पड़ जाता है आपका जो सूक्ष्म कण है ना, आपके जो क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह मतलब कि स्ट्रॉयड बेल्ट जिसे बोलते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। तो इसके अंदर आने वाले आपके इनर प्लेनेट, इसके बाहर वाले आउटर प्लेनेट कहलाते हैं। तो इनर प्लेनेट में भी 4 हैं और आउटर प्लेनेट में भी 4 हैं, है ना, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्लूटो तो 2006 में निकाल दिया गया था, है ना दोस्तों, याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे, अगर बात करें आकार में, यह छठे नंबर पर है शुक्र आपका, इतनी बातें याद रखेंगे। अब ईएसए की बात हुआ है, तो ईएसए का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है दोस्तों। स्थापना 30 मई 1975 को हुआ था। और इसके जो सीईओ हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जोहान डिट्रिच वार्नर हैं दोस्तों। इतनी बातें यहाँ से याद रख सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो आप बता देंगे। हाल ही में जो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है दोस्तों, यह मनाया गया है 14 जून को। ये 14 जून को मनाया गया। तो जून में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, हम आपको रिवीजन कराते हैं एक बार फिर से, रिवीजन करा देते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया गया था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया था, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया था, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया था और 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया था। 13 जून को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय एल्ब्रूनिज्म दिवस दोस्तों। इतनी बातें याद रखेंगे। अगर यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों आपके वर्ल्ड मतलब कि वर्ल्ड वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का, तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का जो थीम है दोस्तों 2021 का, बता देंगे, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। क्या दोस्तों? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग दोस्तों। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान देश कौन सा है आपसे पूछा जा सकता है, बता देंगे रोम, यानी कि इटली है दोस्तों, याद रखेंगे। ब्लड ग्रुप की जो खोज हुई थी दोस्तों 14 जून 1868 में लैंड स्टीनर द्वारा किया गया था। इसमें कि आपको पता है ए बी और ओ, ये ब्लड ग्रुप हैं चारों, है ना। तो उन्हीं के जयंती के दिन पे ये 14 जून डिसाइड हुआ था कि ब्लड ग्रुप दिवस मनाया जाएगा दोस्तों। 14 जून 2004 से डब्ल्यूएचओ द्वारा यह मनाया जा रहा है। अब डब्ल्यूएचओ की बात हुआ है तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे डब्ल्यूएचओ का, तो बता देंगे जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के। अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एडोनॉम गिब्रियस दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में भारत किस स्थान पर आया है दोस्तों? ये बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों। कह लीजिए भारत चौथे स्थान पर है ना, चौथे स्थान पर है। पहली बार ऐसा कारनामा हुआ है दोस्तों, आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। पहली बार ऐसा कारनामा हुआ है भारत द्वारा कि भारत 600 बिलियन डॉलर के ऊपर चला गया, यानी कि इसका आंकड़ा जो है विदेशी मुद्रा भंडार में 600 प्लस चला गया, 600 मिलियन प्लस डॉलर इतना चला गया, यानी कि 605.008 बिलियन अरब डॉलर भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार है दोस्तों, याद रखेंगे। पहले स्थान पर है चीन 3222 बिलियन डॉलर और दूसरे स्थान पर जापान 1388 बिलियन डॉलर। अगर बात करें तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड 1072 बिलियन डॉलर। चौथे स्थान पर अपना देश भारत है दोस्तों। इतनी बातें याद रखेंगे। अब आरबीआई के बारे में बात हुआ, तो आरबीआई के बारे में कुछ बातें हम आपको बता देते हैं। आरबीआई एक भारतीय राष्ट्रीय बैंक है दोस्तों, याद रखेंगे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। एक्ट 1934 के तहत हुआ था 5 करोड़ की शुरुआती धनराशि से। अगर अगर बात करें दोस्तों 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखेंगे। 1 अप्रैल को हम लोग आरबीआई दिवस के रूप में भी मनाते हैं दोस्तों। यह भारत का क्या काम करती है तो बता देंगे। यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है। यह भारत के नोटों की छपाई करती है मात्र 1 रुपये और सिक्कों के ढलिया छोड़ के। 1 रुपये और सिक्कों के ढलिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है भारत की, याद रखेंगे दोस्तों। भारत का जो क्रेडिट नियंत्रण होता है दोस्तों इसी के हाथ में होता है। वाणिज्य बैंकों का नियंत्रण भी यही करती है। अगर बात करें ऑफिशियल डायरेक्टर कितने हैं आरबीआई के, तो मतलब बोलेंगे 4+1, यानी 1 गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। चारों डिप्टी गवर्नर के नाम याद करिए। टी रवि शंकर, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा और महेश कुमार जैन, जिनको अभी हाल ही में वीपी कानूनगो की जगह चुना गया है। पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे दोस्तों? सर ऑस्बर्न स्मिथ। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख दोस्तों। आरबीआई के पहले ऐसे गवर्नर जो पीएम भी रह चुके हैं तो मनमोहन सिंह 1991 दोस्तों, याद रखेंगे। 1991 में यह आपके दोस्तों वित्त मंत्री भी रह चुके थे, याद रखेंगे दोस्तों। आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कोलकाता था, लेकिन 1937 से मुंबई है दोस्तों। आरबीआई के लोगों में क्या है दोस्तों, बता देंगे, ताड़ का वृक्ष है और एक रॉयल बंगाल टाइगर है दोस्तों। दोस्तों आरबीआई का जो गठन हुआ था
हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। वर्तमान में शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं दोस्तों, याद रखेंगे। पहले नंबर पे कौन थे? भारती सीडी देशमुख, है ना, याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है दोस्तों, याद रखेंगे इस बात को, क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर पीएम करते हैं। आरबीआई की सैलरी जो होती है 2.5 लाख रुपए प्रति माह होती है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंकटाड का महासचिव कौन बना है दोस्तों, यह बता देंगे आप। अंकटाड का महासचिव दोस्तों किसे बनाया गया है, तो बता देंगे दोस्तों, इसाबेल ड्यूरेंट को बनाया गया है, कि मेरिया दिजाजू को बनाया गया है, रेबेका ग्रिन्सपन को बनाया गया है। दोस्तों पहले जो थे इसके महासचिव इसाबेल ड्यूरेंट थे, लेकिन हाल ही में रेबिका ग्रिस्पन है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं दोस्तों। ये महाराष्ट्र जो आपका कह लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र है, उसके द्वारा यह कारनामा किया गया है, उसके द्वारा यह चीज़ें बनाई गई। अगर संयुक्त राष्ट्र की यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का गठन दोस्तों कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था दोस्तों। इसमें 50 कह लीजिए 50 प्लस 1 यानी 51 देशों के साथ इसका गठन हुआ था, जिसमें भारत भी था दोस्तों। 193 देश इस समय फिलहाल में इसमें हैं दोस्तों, इसके सदस्य हैं। और 193वां जो लास्ट देश था दक्षिणी सूडान है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगर बात करें इसमें मुख्य भाषा कितनी है, यानी कि इसकी कार्यकारी भाषा तो 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच, लेकिन इसमें टोटल 6 भाषाएं हैं इस राष्ट्र में दोस्तों। कौन कौन से? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीन, रसियन और अरबी स्पेनिश दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, तो बोलेंगे 6 हैं दोस्तों। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय दोस्तों। दोस्तों अगर बात करें सुरक्षा परिषद में अगर कितने सदस्य हैं, देश कितने हैं सदस्य देश, तो बोलेंगे 15 हैं, जिसमें 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। 10 अस्थायी जो हैं हर 2 साल पे चुने जाते हैं। जो 5 अस्थायी हैं उसको उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, तो बता देंगे रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका। रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे मिला एशिया पैसिफिक उत्पादन चैंपियंस का पुरस्कार दोस्तों, तो बता देंगे आर एस सोढ़ी को। आज का क्वेश्चन अपडेट है, हाल ही में किस बैंक में एटीएम के कैश निकालने के नियमों, मतलब किस बैंक ने एटीएम से कैश निकालने के नियम में बदलाव किया है दोस्तों। आप इसका आंसर जरूर बताएंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। धन्यवाद मित्रों।